نتحرر مناطقنا راح نرجع. Love for the nation, love for the country, love for its people. Shia or Sunni? I am Iraqi of the faith. नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम पवित्र शहर करबला में इस वक्त मौजूद हैं, जो न सिर्फ धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीति के लिए भी एक बड़ा पावर हाउस है। इराक की ये सरजमीन और करबला शहर इस्लामिक इतिहास में एक खास मकाम रखते हैं। करबला ही वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों को यजीद के साथ जंग में शहीद कर दिया गया था। अपने जख्मों के निशान कुछ यूं दिखाते हुए इलियास पूरी तरह स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। ये जख्म उन्हें आईसिस आतंकियों से लड़ते हुए मिले। इराक से लेकर टर्की तक इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन पुरानी सेहत वापस नहीं मिल सकी। इराक के तलाफा इलाके के बाशिंदे पेशे से पुलिस अधिकारी इलियास कुछ महीने पहले तक अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन गुजार रहे थे, जब आईसिस ने उन्हें अपनी शर्तें मान लेने या दफा हो जाने का आदेश दिया। مو صحيح طريقاتهم مو صحيح إرهابيين نعم الأبرياء طريقة مالتهم مو صحيح مو فكرنا يعني مو غير فكر यहूदी। और ये हैं अली जमाल के एक रिश्तेदार को पिछले ही महीने मौसुल में इस्लामिक स्टेट ने फांसी पर चढ़ा दिया। हालात जरूर खराब हुए हैं, लेकिन हौसला फिर भी नहीं टूटा। कहते हैं माहौल ठीक होने पर वापस अपने घर लौट जाऊंगा। ومن نتحرر مناطقنا راح نرجع تكملون حياتكم الطبيعية. इलियास और अली जमाल उन सैकड़ों लोगों में से एक हैं जो आईसिस नियंत्रित इलाकों से पलायन करके सुरक्षित इलाकों में आए हैं और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की मदद से बनाए गए इंटरनली डिस्प्लेस कैंप्स में शरण ले रखी है। छब्बीस साल की ये महिला 3 बच्चों की मां है। 7 महीने पहले आईसिस नियंत्रित इलाके से भागकर आईडीपी कैंप में आई हैं। पति गैर कानूनी तरीके से जर्मनी पलायन कर गए हैं और कई महीने से उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं किया है। नौकरी ढूंढने की 1000 कोशिश की, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं। يعني عندي صعوبة في التعامل، يعني من يجي أبو المي إذا أطلع العالم تحكي، يعني حيل صعوبة، يعني الماء عنده قاعد وساكت। तो इस वक्त करबला शहर के इस इलाके में हम मौजूद हैं जहां इंटरनली डिस्प्लेस पीपल यानी आईडीपी के कैंप लगाए गए हैं। इराकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र की मदद से ये कैंप हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में वो परिवार रह रहे हैं जो आईसिस के आतंक से परेशान होकर अपना घर बार, परिवार, अपनी ज़िंदगियाँ छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। जाहिर है यहाँ कैंपों में उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन तो बच पाया है, लेकिन उनका कल क्या कुछ उनके लिए लेकर आ रहा है शायद ही कहना मुश्किल है।
يهزر اشتراقي لبيتي لبيتي نوارس نوارس. जीवन बिखरा बिखरा जरूर है, लेकिन आंखें अब भी सपने बुन रही हैं उस सुनहरे कल के लिए जो कैसा होगा किसी को भी नहीं मालूम. نحن أبناء الأسود أصواتنا تكسر قيود. يا وطن عينك علينا يا وطن عينك علينا نعالب At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. आज से 13 साल पहले इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या महाविनाश के हथियारों की खोज की बात करते हुए अमेरिकी ब्रिटिश फौजियों ने इराक पर हमला कर दिया था. तीन दशक से निरंतर इराक की सत्ता पर काबिज सद्दाम हुसैन के शासन का अंत सिर्फ 3 हफ्ते में ही हो गया. तमाम नाटकीय घटनाक्रमों के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई. सद्दाम राज तो खत्म हुआ, लेकिन जंग चलती रही. अगले 8 सालों तक हजारों की तादाद में विद्रोही और आम नागरिकों की जानें जाती रही. आखिरकार 2011 में विदेशी फौजों ने आधिकारिक रूप से इराकी जमीन को अलविदा किया और सत्ता की कमान इराकी लोगों के हाथ आई. शांति अब इराक और इराकियों के लिए एक मरीचिका बन गई थी. एक दौर की शानदार और गौरवपूर्ण सभ्यता अब युद्ध उन्माद, नफरत और सांप्रदायिक बंटवारे की मिसाल बन गई है. दक्षिणी हिस्से में शिया प्रभुत्व, मध्य में सुन्नी और उत्तर में कुर्दों की आबादी. खंड खंड बढ़ गया ये महान देश इराक. लेकिन इराक की बर्बादी जैसे अभी और बाकी थी. सद्दाम हुसैन के पुराने कमांडरों और कुछ दूसरे विद्रोहियों ने मिलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया यानी आईसिस की स्थापना की और जून 2014 को दुनिया भर के मुसलमानों की खिलाफत यानी नेतृत्व की घोषणा कर दी. इस्लामिक स्टेट को दाइश भी कहा जाता है. दाइश का दावा है कि वो मौजूदा इस्लाम का शुद्धिकरण करके उस दौर को वापस लाना चाहता है जिसे वो इस्लाम का स्वर्णिम काल मानता है. इराकी सरकार और सेना के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि इस्लामी स्टेट की जहरीली विचारधारा से प्रभावित होकर पूरी दुनिया से युवा इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं.
और जमीन पर दाइश की ताकत बने हैं सद्दाम के पुराने कमांडर्स, जो भौगोलिक स्थितियों को भी समझते हैं और इराकी सेना की कमजोरियों को भी। इसके साथ ही इराक की मौजूदा सरकार पर सुन्नी जनता से भेदभाव के आरोपों से दाइश को मानसिक और जमीनी समर्थन भी मिलता दिख रहा है। इमाम हुसैन श्राइन के अध्यक्ष और इराकी शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह सिस्तानी के प्रतिनिधि शेख अब्दुल मेहदी करबलाई भारतीय डेलीगेशन को बताते हैं कि ये जंग शिया सुन्नियों के बीच नहीं है, दरअसल अच्छाई और बुराई के बीच है। وتأثر بالمبادئ الإمام الحسين عليه السلام الكثير من الشعوب، ولعله على ما طرق سمعنا أن مهاتما غاندي أيضا تأثر بمبادئ الثورة الحسينية، وكثير من الشعوب الثائرة في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي بلدان أوروبية، كثير من المفكرين وكثير من قادة الثورات تأثروا بالإمام الحسين عليه السلام. इराकी सरकार और आम नागरिकों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि पश्चिमी मीडिया ने दुनिया के सामने इराक के मौजूदा हालात की सही तस्वीर पेश नहीं की है। पश्चिमी देश इराक को बांटकर अपना हित साध रहे हैं और इसलिए भारतीय मीडिया को बुलाकर वो असलियत दिखाना चाहते हैं। राज्यसभा टीवी की टीम भी इमाम हुसैन श्राइन के आमंत्रण पर इराक पहुंची। Outside Iraq, people see it as a Sunni versus Shia fight, as if this entire society has been fragmented into sects. What are you doing to integrate the Iraqi society further? What are you doing to bring your people together? يعني هذا التصور خاطئ جدا وهو كذب، يعني لأنه الآن مدن السنة هي التي تضررت من داعش أكثر من مدن الشيعة. أكثر المدن التي تضررت الآن وتهدمت هي الأنبار، وهي مدينة سنية، وصلاح الدين هي مدينة سنية تضررت من داعش، والموصل هي مدينة سنية، والجيش العراقي والحشد الشعبي أغلبهم من الشيعة وهو يقاتل لتحرير أراضي السنة. Unfortunately, this fight is not Iraqi militancy versus Daesh. It is a fight between humans and inhumans. Fortunately, the Muslims in India are very united. The Maulanas in India are united, and they all have given a call against this terror organization Daesh. I come from Bangalore. From Bangalore, the Maulis have joined together and given a call that ISIS is not an organization representing Islam. They are spoiling the name of Islam for their own personal gains. इराकी जंग में बहुत दिलचस्प बातें हुई। उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये है कि किस तरह से नागरिकों को जंग के मैदान में लड़ने भेजा जा रहा है। बहुत तरह की सिविल मिलिशियाज बनाई गई हैं। जब जानकार ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन सरकार का मानना है कि ये संसद के अंदर काम करती हैं। आईएसआईएस की ताकत को बढ़ता देख इराकी शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह सिस्तानी ने देश के युवाओं को आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए पुकारा। देश के कोने कोने से आए करीब 1.5 लाख आम नागरिक फिलहाल इराकी फौज की नई ताकत हैं। इनमें से कुछ बटालियनें दरगाहों के तहत काम कर रही हैं, तो कुछ कबायली नेताओं के अंतर्गत आती हैं। मुर्तबा जासिम करीम होटल में वेटर का काम करते थे। अयातुल्लाह सिस्तानी की पुकार सुनकर उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अब्बास बटालियन के साथ आईएसआईएस से लड़ने का फैसला किया। सिर्फ 1 महीना ट्रेनिंग पाए मुर्तबा दुनिया के खतरनाक आतंकवादियों से लड़ने की तैयारी और हौसला तो रखते हैं, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार हैं? مو مثل التدريب العراقيين، مو مثل التدريب العراقي.
हमारे साथ यहाँ ये सिपाही हैं जो ये कह रहे हैं फ़ौजी कि अयातुल्ला सिस्तानी जो यहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते हैं, उनकी सिर्फ एक आवाज़ पर हज़ारों लोग चले आए हैं जो कि इराक़ को डिफ़ेंड करने, रक्षा करने अपने देश की, सब कुछ जो काम वो पहले कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ छोड़कर फ़िलहाल अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। अल-हशद अल-शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यूनिट की स्थापना की एक वजह इराक़ी सेना की कमज़ोरियाँ भी रही हैं। सद्दाम की सत्ता के अंत के साथ ही इराकी सेना की ताकत भी जैसे टूट गई। ज्यादातर कमांडर सद्दाम के वफादार थे। नए निजाम के लिए उन पर विश्वास करना मुश्किल था। इराकी सेना की कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौसुल क्षेत्र में 800 आईसिस लड़ाकों का मुकाबला करने के लिए 33,000 सेना के जवानों की तादाद कम पड़ गई। भ्रष्टाचार और अकुशलता ने जैसे इस संस्था को घुन की तरह खा लिया है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ये नागरिक सेना इराकी सेना से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी मानी जाती है। शुरुआत में अल-हशद की स्थापना का मकसद विद्रोहियों से शिया श्राइनों की हिफाजत करना था, लेकिन उसके बाद इनका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। इनमें से अधिकतर सेनाएं श्राइनों की सरपरस्ती में काम करती हैं, ट्रेनिंग से लेकर रखरखाव तक। यहाँ तक कि जंग में शहीद हो जाने पर सैनिक के शव को भी सबसे पहले श्राइन में ही लाया जाता है। देश में एक केंद्रीय सरकार तो है, लेकिन कबायली नेताओं का असर अब भी बाकी है। कई नागरिक सेनाएं कबायली नेताओं के तहत भी काम करती हैं। इराकी सरकार से इन कबीलों का रिश्ता भी बड़ा जटिल है। इनमें से कुछ मिलिशियाओं पर कद्दावर इराकी नेताओं का प्रभाव है, तो कुछ ईरानी सरकार के भी नजदीक बताई जाती हैं। सवाल यह है कि राष्ट्रीय सेना को मजबूत और सक्षम बनाने के बजाय सामुदायिक और कबायली खंडों टुकड़ों में बटी नागरिक सेना को प्राथमिकता क्यों? इराकी अधिकारियों के मुताबिक अल-हशद के करीब 10% सैनिक सुन्नी समुदाय से आते हैं। हालांकि सुन्नी आबादी इससे दोगुनी से भी ज्यादा है। 20 से 25 साल की उम्र के इन नागरिक सैनिकों को अच्छी तनख्वाह दी जाती है और घायल होने या जंग में मारे जाने पर परिवार को मुआवजा भी मिलता है। लेकिन एक बार जंग खत्म होने पर इन सैनिकों के भविष्य का क्या होगा? क्या इनको राष्ट्रीय सेना का हिस्सा बनाया जाएगा? बगदाद में अल-हशद हेडक्वार्टर पर शिया, सुन्नी और ईसाई कमांडरों से मिलने के लिए हमें बुलाया गया। इराकी सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि उस पर सुन्नी जनता से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। क्या आईसिस जैसी ताकतों के उभरने के पीछे सुन्नियों का असंतोष भी है? लेकिन क्या इन नागरिक सेनाओं की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की अनदेखी नहीं है? نحن أبناء عشائر الأنبار في بادئ الأمر خضنا المعارك مع داعش معارك قبلية، عشيرة وشيخ العشيرة يخوض معارك. هذه النتيجة حقيقة لم تكن ناجحة، لأن داعش قبل دخوله كانت هناك ساحات اعتصام استطاعوا من خلالها التعبئة الجماهيرية الغلط لأبناء العشائر، فخلقوا شرخ ما بين أبناء العشائر. تشكلنا على شكل أفواج نظامية تابعة لرئاسة الوزراء
استطعنا من خلالها مشاركة القوات الأمنية ومساندتها في قتال داعش. सद्दाम हुसैन की सत्ता के खात्मे के साथ ही इराक में शिया श्राइनों का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि ये श्राइनें जनहित के कामों जैसे स्कूल कॉलेज चलाना और अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया कराने का काम भी करती हैं। लेकिन एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक संस्थानों का अत्यधिक प्रभाव सवाल भी पैदा करता है। करबला में स्थित इमाम हुसैन श्राइन उर्दू, अंग्रेजी सहित करीब 1 दर्जन भाषाओं में न्यूज मैगजीन्स छापती है और धार्मिक सामाजिक विषयों पर बाकायदा एक टीवी चैनल भी चलाती है। ضمن أكبر خارطة في العالم سيدخل الحشد الشعبي ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية مبادرة सद्दाम हुसैन के शासन के बाद इराक में हुए सबसे बड़े बदलावों में शामिल है शिया जायरीन की तादाद में कई गुना बढ़ोतरी। फिलहाल पूरी दुनिया से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग करबला पहुंचते हैं, जो श्राइन और सरकार दोनों के लिए राजस्व का बड़ा जरिया भी है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए यह आस्था की सबसे ऊंची जगह है। अपने अस्तित्व की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे इराकी राष्ट्र के लिए सैकड़ों साल पहले लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानियां आज भी जज्बात में रवानी और खून में उबाल पैदा करती हैं। ये विडंबना ही है कि 7वीं शताब्दी में लड़ी गई ये जंग आज 21वीं शताब्दी के इराक के लिए एक जीती जागती प्रेरणा स्रोत है। दुश्मन नहीं बदला, चेहरा बदल गया है। नए दौर के यजीद हैं आईसिस के लड़ाके। इस वक्त हम इराक के बहुत महत्वपूर्ण शहर नजफ़ में हैं, जहां पर इसको काफ़ी ऐतिहासिक शहर माना जाता है, बल्कि दुनिया की सभ्यता में जो बहुत कम आखिरी लिविंग सिटीज़ जिसे कहा जाता है वो बाकी हैं यहाँ पर। और ये कई हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इराक के लिए भी और पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लिए भी, क्योंकि यही जो है ये नजफ़ और करबला ये 2 महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ से पूरी धार्मिक सत्ता का आगाज़ होता है, पूरा न सिर्फ इराक ईरान के लिए बल्कि पूरे शिया समुदाय के लिए। इस पूरे क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये शहर। यहाँ कई महत्वपूर्ण इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हैं, खासकर शिया इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हैं। और ख़ास बात इसमें यह भी है कि इसको अभी तक ये वो इलाके हैं जहाँ पर अभी इराकी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसका अभी दबदबा बना हुआ है और आईसिस जैसे संगठनों ने इसे नहीं छुआ है। दुनिया भर के शिया समुदाय के लिए धार्मिक महत्व का केंद्र है हजरत इमाम अली की ये श्राइन। इमाम अली पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे और शिया आस्था के मुताबिक पैगंबर साहब के बाद पहले इमाम नियुक्त हुए। इसी जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कूफा इलाके में प्रार्थना के दौरान ही उन्हें शहीद कर दिया गया। इस्लामिक इतिहास के अनुसार पैगंबर साहब का असली उत्तराधिकारी कौन हो, इसको लेकर ही मुसलमानों में मतभेद हुआ और यहीं से 2 सांप्रदायों शिया और सुन्नी का जन्म भी। नजफ शहर धार्मिक आस्था के अलावा धार्मिक सत्ता का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ हमारी मुलाकात 4 बड़े अयातुल्लाहों में से 2 से हुई। उनमें से एक हैं बशीर अल नजफी। दुनिया में ये पक्ष किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है कि शिया
ने सुन्नी हजरात जो गैर शिया हैं उनके हुकूक को पामाल किया है और उनका हक उनको नहीं दे रहे हैं। कौम में यहाँ इराक में चंद कौम में नहीं है, एक बदबख्त दहशतगर्द आ गए हैं जो ना शियों को छोड़ रहे हैं ना सुन्नियों को छोड़ रहे हैं, सबको ज़िबा कर रहे हैं। जंग चल रही है लेकिन इराक थमा नहीं है। इराक हर रोज आगे बढ़ रहा है, इतिहास लिख रहा है। गोलियों के शोर में सपने खामोश नहीं हुए हैं। दहशत के अंधेरे में इराक की सबसे बड़ी रोशनी है इराक के ये युवा। And now, alhamdulillah, we are living in a time of peace. It's all due to Imam Hussein and Ahlul Bayt and their support for us people here, and the faith that we deep have inside of us. We could really succeed in moving ourselves. For me, I personally think that we, over 13 years of the collapse of Saddam Hussein, I'm really amazed of the progress we could make. I'm really amazed of the amount of success we could bring about. Iraq is developing. Iraq in general is developing. Karbala in particular is developing at a much faster rate than other provinces around the country. So definitely more opportunities are opening and there are more doors are being opened for the youth. इराक के लिए ये फैसला कर पाना शायद मुश्किल हो कि एक तानाशाह के जुल्म सितम से आज़ाद होने का जश्न मनाया जाए या गृह युद्ध की आग में धक धक जल रहे मुल्क को टूटने से बचाया जाए। शिया समुदाय पर सद्दाम हुसैन के शासनकाल में उत्पीड़न का एक बदतरीन दौर गुजरा है। अब सद्दाम हुसैन भी इतिहास हैं और उनका शासन भी। समय का पहिया घूम गया है। इराकी सरकार को इसका आभास है और एहसास भी। लेकिन क्या अब इस शिया बहुसंख्यक देश में सुन्नियों को इंसाफ मिलेगा? क्या उनको वो बराबरी का दर्जा मिलेगा जो एक सुन्नी शासक की निरंकुश सरकार शिया समुदाय को कभी नहीं दे पाई? इस सवाल का जवाब क्या होगा? शायद इसी से ये तय हो सकेगा कि इराकी राष्ट्र तारीख की एक भूली बिसरी दास्तान बन जाएगा या भविष्य के सूरज की चमकती किरण उसकी पेशानी चूमेगी।